लास्ट वीडियो में आपने मुग़ल एम्पायर के बारे में पढ़ा और मुग़ल एम्पायर के हमने दो अर्ली मुग़ल्स के बारे में पढ़ा था, जिनमें से पहले थे बाबर ओके बाबर के बाद हमने पढ़ा सेकंड सक्सेसर ऑफ बाबर, ही वॉज, क्या नाम था आपको याद होगा, ही वॉज हुमायूं। ठीक है, सो सेकंड वॉज हुमायूं। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे बाबर और हुमायूं, इन दोनों के बारे में हम पढ़ चुके थे। अगर आपको याद होगा, हुमायूं 1526 में इंडिया में आए। ही वॉज द फर्स्ट इन्वेडर, पर्पसफुली आए थे यहाँ पे अपने यहाँ से बहुत कुछ अचीव करने के लिए, और यहाँ पे आके उन्होंने बहुत दिन तो नहीं, सिर्फ 4 साल तक यहाँ पे अपनी किंगडम को स्प्रेड किया। उसके बाद उनके सक्सेसर बने हुमायूं, जो हुमायूं 1530 में यहाँ के राजा बने। ठीक है, तो हम इनका टाइम पीरियड 1526 to 30 एंड 1530 to 40 एंड देन 1555 to 56, 1555 to 56। तो ये दो कालों में बने हैं राजा, और इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी अगर आप पिछला वीडियो देखेंगे। अच्छे से देखना है, तब जाके आपको इसके आगे की सीक्वेंस। तो अब हम नेक्स्ट सीक्वेंस पे जो पढ़ने वाले हैं, अब हम हुमायूं की सक्सेसर को पढ़ेंगे, और जिनका नाम था अकबर। अकबर, he is also known as the great emperor, great मुगल एम्परर। ग्रेट मुगल एम्परर इसलिए कहते हैं कि बेसिकली जब मुगल्स इंडिया में आए थे तो लोगों ने उन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया था, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को नुकसान पहुंचाया था। आपको पता ही है कि बाबरी मस्जिद बनी, बहुत सारे हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, बहुत सारी चीज़ों को नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन जो अकबर जब आए तो अकबर की खास बात ये रही कि अकबर लोगों के बीच प्रचलित हो गए, पॉपुलर हो गए, लोगों ने इन्हें पसंद करना शुरू किया। उसके पसंद करने के पीछे बेसिक जो रीज़न था उनका, उनकी बहुत सारी अच्छाइयाँ थी। तो उनमें से हम सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो बेसिक चीज़ें एनडीएससी के एग्ज़ाम में आती हैं, वो सबसे पहले जो बहुत ज़्यादा नहीं हमें देखना है, तो हमें इनका बर्थ देखना है। ठीक है, बर्थ जो रहा वो इनका था 1542 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 1542 के बाद, और अब हम कहें कि कहाँ हुआ था, तो ऐसा बोला जाता है कि इनका जन्म, क्योंकि हुमायूं अपना वॉर जब हार गए शेरशाह सूरी से 2 बार, तो वो वापस अपने वतन लौट गए। जब वो वतन लौटे तो अब क्या था कि जब वो यहाँ से गए तो रास्ते में उनके कुछ दोस्त थे, जो आज प्रेजेंट पाकिस्तान है, वहाँ पे एक उनके दोस्त थे, वो उन दोस्त के यहाँ रहे थे। तो वहाँ पे उन्होंने अपनी शरण ली, वहाँ पे अपने दोस्त के यहाँ रहे। तो 1542 में अमरकोट, पाकिस्तान, ठीक है, सो अमरकोट नाम है उस जगह का, जो पाकिस्तान में है अब। ठीक है, अमरकोट पाकिस्तान, इनका जन्म अमरकोट पाकिस्तान में हुआ। ठीक है, उसके बाद अब हम देखेंगे इनके फादर का नाम। जैसा मैं बता चुकी हूँ, ये हुमायूं के सक्सेसर थे, तो ऑफ कोर्स हुमायूं इनके फादर थे। हुमायूं, ठीक है, उसके बाद इनकी मदर जो थी वो कौन थी, हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम
उसके बाद इनकी जो वाइफ, अब बेटा आप लोगों को जो बहुत ध्यान रखने वाली बात ये है कि बहुत सारे टीवी सीरियल्स में, बहुत सारी मूवीज़ बनी हैं जिसमें बार बार एक नाम जोड़ा जाता है अकबर के साथ, जोधा अकबर। लेकिन अगर हम एनसीईआरटी को माने, और क्योंकि आपको एनटीएससी के एग्ज़ाम देने हैं, एनटीएससी के जो क्वेश्चंस होते हैं दैट इज़ फुली डिपेंडेंट, और ये हम कहें कि जो क्वेश्चंस आते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आने की वजह से मैं आपको बताऊंगी कि कहीं भी अकबर की वाइफ जोधा को नहीं बताया गया है। जोधा के बारे में हम बाद में बात करेंगे। एनसीईआरटी की बुक्स में इनकी वाइफ का नाम है हरकाबाई। ठीक है, हरकाबाई। तो आपको ध्यान रखना है हरकाबाई, नॉट जोधाबाई। ठीक है, हरकाबाई इनकी वाइफ थी। और उसके बाद अब हम बात करें कि इन्होंने कौन कौन सी बैटल्स लड़ी। ठीक है, सो हमें बैटल्स के बारे में देखना है। इसमें जो फर्स्ट बैटल है, बहुत ज़्यादा हम बैटल्स की बात नहीं करेंगे, इसमें जो मेन बैटल्स हैं हम उसकी बात करेंगे। सो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सॉरी फर्स्ट बैटल नहीं, सेकंड बैटल। फर्स्ट बैटल तो इनके दादाजी ने यानी कि बाबर ने लड़ी थी। सेकंड जो थी, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, सो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, और ये लड़ी गई थी 1556 में। ये लड़ी गई थी 1556 में। और किसके बीच में लड़ी गई थी? इसको लड़ा गया था अकबर और हेमू के बीच में। हेमू, जिसे मोहम्मद आदिल शाह जो है, ये साथ में था इसके, आदिल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एक और जो बैटल लड़ी गई वो लड़ी गई बैटल ऑफ हल्दी घाटी। अब मैं आपको ये बता दूं, बहुत सारी वॉर्स, राजा का काम वॉर करना था और ये बहुत सारी वॉर भी लड़ते थे, पर हम हर वॉर के बारे में इतनी बात नहीं करेंगे। कुछ वॉर हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इसलिए हम सिर्फ उन्हीं वॉर्स की बात करेंगे जो 1576 में लड़ा गया। और इसको लड़ा गया हमारे बहुत ही फेमस राजपूत राजा, कौन से राजा थे वो? महाराणा प्रताप। ठीक है, सो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। क्योंकि महाराणा प्रताप ने डिक्लेयर कर दिया था कि वो मुगल साम्राज्य की हर बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब हमें इनके बारे में एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारी लेनी है वो ये लेनी है कि आप देख रहे हैं कि 1542 में इनका जन्म होता है। ठीक है, और 1556 में इन्होंने युद्ध लड़ लिया। एज अगर हम काउंट करें तो कितनी हो गई एज? कितनी एज निकल के आएगी? 14 ईयर्स। यस, 14 साल की एज। अब आप कहेंगे कि ये तो इम्पॉसिबल हो गया, 14 साल की एज में कोई वॉर कैसे लड़ सकता है? तो ठीक है, आप सोचेंगे कि कैसे, तो मैं आपको बताऊं जो इनके बारे में बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना कि अकबर जो थे जब वो राजा बने तो वो सिर्फ 14 साल के थे। इसके पीछे हमने पढ़ा हुमायूं की डेथ कैसे हुई थी? सीढ़ियों से गिरने की वजह से। तो सीढ़ियों में से गिरने की वजह से क्या हुआ? इनकी अचानक से डेथ हो गई। अब इनका सक्सेसर कौन बने? जो अकबर थे, जिनको हम जलालुद्दीन अकबर भी बोलते हैं,
उनकी एज सिर्फ 14 साल थी। लेकिन कहते हैं ना, बहुत सारे लोग बहुत ऑनेस्ट होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। तो इनके एक जो सेनापति थे, वो जिसका नाम बैराम खान था, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है उन्होंने अपने इस हिस्ट्री में, अकबर की लाइफ में। वो चाहते तो खुद राजा बन जाते, लेकिन उन्होंने क्या किया, 14 साल के अकबर को राजा बना दिया। इसलिए मदर और फादर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल बैराम खान का है, ठीक है। सो बैराम खान वहाँ के उन्होंने गार्जियन का काम किया। गार्जियन वॉज बैराम खान। बैराम खान ने 14 साल की एज में उन्हें थ्रोन पे बिठा दिया। तो जो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत है, वो लड़ा जरूर अकबर के नाम पे गया, लेकिन उसमें अकबर ने लड़ाई नहीं लड़ी थी, क्योंकि अकबर उस टाइम बहुत छोटे थे। बैराम खान और अकबर की सेना ने लड़ा था, ठीक है। इसके अलावा एक और फीमेल फिगर का नाम भी आता है, जिसको महामंगा के नाम से जाना जाता है। महामंगा। तो महामंगा वैसे तो स्टार्टिंग में उन्होंने अकबर को पालने का काम और उनको ध्यान रखने का काम बहुत अच्छा किया, लेकिन फिर भी महामंगा जो थी, कहीं ना कहीं वो जो उसका एम्बिशन था, उसका ये एम्बिशन था कि ये जो किंगडम है, थोड़ा उसकी भी फैमिली को चला जाए, ठीक है। तो ये आपको कुछ खास चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है कि सिर्फ 14 साल में अकबर वहाँ के राजा बने, और बैराम खान एंड महामंगा, इन लोगों ने बहुत हेल्प की उनको वहाँ पे किंगडम को स्टैब्लिश करने में, समझने में। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि आखिर उन्होंने कौन कौन सी अचीवमेंट्स कौन सी हैं एक राजा की, ठीक है। तो अकबर ने, अगर कुछ हम बात करेंगे आर्किटेक्चर्स की, तो अकबर ने एक आगरा फोर्ट बनवाया, उसके बाद उन्होंने लाहौर का फोर्ट बनवाया, उसके बाद उन्होंने इलाहाबाद फोर्ट बनवाया, इलाहाबाद फोर्ट, ठीक है। एक बहुत खास बात कि जो अकबर थे, उन्होंने अपनी कैपिटल को क्या किया, शिफ्ट करके, क्योंकि आपको मैंने बताया था दिल्ली में ही हुमायूं का मकबरा भी है, और जो हुमायूं है वो दिल्ली के ही अपने फोर्ट में लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरे थे। तो इन्होंने क्या किया, अकबर ने अपना मकबरा, जो अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर दिया। वो पहले आगरा में ज़्यादा रह रहे थे, लेकिन आगरा से उन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट करके और उसको चेंज कर दिया फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी। वहीं आसपास ही है वो, आगरा से थोड़ा सा आगे चल के है ये। फतेहपुर सीकरी में खास वजह थी उनकी अपनी कैपिटल को शिफ्ट करने की। उनका बहुत सालों तक कोई औलाद नहीं हुई, तो औलाद की चाह में और अपने आप को वो थोड़ा सा अपने आप को सेव करने के लिए उन्होंने फतेहपुर सीकरी में अपना एक किला बनाया, जहाँ पे उन्होंने चिश्ती की दरगाह भी बनाई है, इसीलिए सलीम चिश्ती की दरगाह। इसी के बेस पे उन्होंने जब उनको एक बेटा पैदा होता है, उस बेटे का नाम उन्होंने सलीम रखा। सलीम उनके बेटे का नाम था, तो उन्होंने फतेहपुर सीकरी में उस बेटे का जन्म हुआ, जिसको बाद में जहांगीर के नाम से जाना गया। फतेहपुर सीकरी में सलीम, ठीक है। तो फतेहपुर सीकरी को अपनी कैपिटल घोषित कर दिया। और एक और चीज़ जो फतेहपुर सीकरी में बहुत फेमस है, दैट इज नॉन एज द बुलंद दरवाजा। जरूर विजिट किया करें ऐसी जगहों को, हिस्टोरिकल प्लेसेस बहुत अच्छी होती हैं। बुलंद दरवाजा में उसके बाद एक और जो चीज़ खास थी वो थी इबादत खाना। जो उन्होंने एक और चीज़ बनाई वो थी इबादत खाना। इबादत खाना का मतलब क्या होता है, जहाँ पूजा की जाती है। तो उर्दू लैंग्वेज में, फारसी लैंग्वेज में पूजा करने की जगह को इबादत खाना कहा जाता है। ये जो है ये बेसिक नॉलेज है आपकी उनके थ्रू बने हुए बिल्डिंग्स की, ठीक है। अब हम आगे करेंगे
कि वो अकबर द ग्रेट क्यों कहलाए। अकबर द ग्रेट कहलाने के पीछे जो बहुत बड़ा रीज़न था उनका, वो ये था कि वो हिंदू मुस्लिम, पहले जब इनके जो दो पीछे एंसेस्टर्स आए थे, उन्होंने हिंदू मुस्लिम के बीच बहुत हेट्रेट, घृणा वाली बात हो गई थी, क्योंकि कन्वर्जन करवा रहे थे ज़बरदस्ती लोगों को कि नहीं आपको मुस्लिम बनना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा। लेकिन ये इन्होंने कहा कि सभी को पीसफुल रहने का अधिकार है, सभी अपने राज्य में आराम से रह सकते हैं। इसलिए उन्होंने जानबूझ के सबसे पहले जो हम बात करेंगे, उन्होंने किया एबोलिशन ऑफ जजिया। एबोलिशन ऑफ जजिया, जजिया टैक्स। अब आप समझे कि जजिया टैक्स क्या था। एक्चुअल में ये जो टैक्स था 1564 में, ये पहले जब हिंदूज मानसरोवर की यात्रा या कैलाश की यात्रा या कोई भी उस टाइम जो भी तीर्थ स्थान थे प्रमुख, वहाँ पे जब वो तीर्थ करने जाते थे तो उनको सरकार को इसके लिए टैक्स पे करना पड़ता था। तो इस बात से अकबर बिल्कुल उनको इत्तेफाक नहीं रखते थे, मतलब ही इज़ नॉट एग्री विद दिस टैक्स। वो उनका ये कहना था कि हिंदुओं के देश में ही अपने ही धर्म के स्थान पे दर्शन करने के लिए टैक्स किस बात का। सो उन्होंने एबोलिशन ऑफ जजिया टैक्स कर दिया था। ठीक है, ये बहुत उनकी जो मेन अचीवमेंट मानी जाती है और वो बहुत पॉपुलर हुए इसके लिए। बहुत सारे हिंदू जो थे वो इनको एडमायर करने लगे कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके अलावा जो बहुत ज़्यादा एक और चीज़ फेमस हुई थी, वो उनकी हुई थी कि उन्होंने दीन इलाही बनाया था। दीन इलाही, दीन इलाही मतलब कि इंसानियत का धर्म। उन्होंने कहा धर्म ऐसा जरूरी नहीं है कि हिंदू धर्म मानने वाला ही इंसान है या मुस्लिम धर्म मानने वाला ही इंसान है। उनका ये कहना था दीन इलाही एक ऐसा धर्म होगा जो मानवता का धर्म होगा, तो इसीलिए कहते हैं रिलीजन ऑफ ह्यूमन। ठीक है, तो दीन इलाही को उन्होंने स्टैब्लिश किया और ये किया था उन्होंने 1582 में। और इसके पीछे मैंने आपको बता दिया कि उनकी मेन इच्छा क्या थी। वो ये चाहते थे कि वो सभी लोग अपने अपने, हालांकि ये इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ। उन्होंने दीन इलाही जो बनाया तो उन्हीं के, आपको बीरबल के बारे में पता होगा, तो बीरबल ने इसको अडॉप्ट किया था। और भी बहुत सारे उनके, आपको पता है उनके दरबार में 9 रत्न थे, तो उनमें से 4-5 लोगों ने उनके इस धर्म को अपनाया था, जो बहुत खुश थे कि ये मानवता का धर्म है। उसके अलावा एक और जो उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट या पॉपुलैरिटी का रीज़न बड़ा, वो था मनसबदारी सिस्टम। लैंड से रिलेटेड ये टैक्स थे। सो ये एक बहुत ही ज़्यादा उनकी मेन अचीवमेंट मानी जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे इनकी ऑटोबायोग्राफी की। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम था अकबरनामा भी बोलते हैं इसको, अकबरी बाबरी। ठीक है, सॉरी, अकबरी आईना या अकबरी ही बोलते हैं सिर्फ। ठीक है, तो जो उनका पर्शियन नेम था वो मुझे अभी बहुत अच्छे से याद नहीं है, क्योंकि अलग अलग जगहों पे उसके अलग अलग नेम्स आते हैं, इसलिए हम सिर्फ इसको अकबरी के नाम से ही जानेंगे। अकबरी जो नाम था वो उनके ही एक अब ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या बताया था मैंने, जो खुद लिखी जाती है। तो लेकिन इनकी जैसे हुमायूं के ऑटोबायोग्राफी को उनकी सिस्टर गुलबदन ने लिखा था, ऐसे ही इनकी अबू फजल ने लिखा था। अबू फजल, रिटन बाय अबू फजल। अब इसके अबू फजल के लिखने के रीज़न क्या है, इसके पीछे हो सकता है आपने बहुत सारी मूवीज़ वगैरह में देखा हो। अबू फजल ने इसलिए लिखा बिकॉज अकबर वॉज टोटली इलिटरेट, बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे। आपने कंडीशन देखी कि बहुत छोटी सी उम्र में उनको उनके पिता के डेथ हो गई और उसके बाद वो यहाँ आए और राजा बने, तो इसलिए वो पढ़ नहीं पाए। और यही रीज़न रहा कि उनको उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसको अबू फजल ने लिखा। ठीक है, ये उनके 9 रत्नों में से एक थे। तो ये तो हमारा अकबर के बारे में हुआ, अकबर द ग्रेट के बारे में। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर अभी भी किसी के बारे में अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम नज़र आए तो आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर दिया होगा।
लाइक्स भी करें प्लीज़, और कमेंट बॉक्स में लिखें कोई क्वेश्चन, कोई सजेशन, कुछ भी जो आपके दिमाग में आता हो। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सक्सेसर की, जो जहांगीर थे। जहांगीर जिसके बारे में अभी मैं बात कर रही थी, जिनका नाम सलीम भी था, ठीक है। जहांगीर का अगर हम टाइम पीरियड बात करें तो 1605 में 1605 टू 1627, ठीक है। सो 1605 टू 6, जब अकबर का टाइम पीरियड कितना था, 1556 टू 1605, ठीक है। तो अब हम जहांगीर का टाइम पीरियड देखते हैं 1605 टू 1627। 1627 और 1605 के बीच में वैसे तो जहांगीर ने बहुत कोई ऐसी बैटल नहीं लड़ी है, इसलिए हम मेन चीज़ें देखते हैं। हम इनका बर्थ देखेंगे। बर्थ जो था इनका 1569 में हुआ था, 1569, ठीक है। अगर हम इनके फादर की बात करें तो वेल नोन अकबर वॉज द फादर, ठीक है। अगर हम इनके मदर की बात करें दैट वॉज हरकाबाई। अगर हम इनके वाइफ की बात करें, अब वाइफ, आपको बहुत सरप्राइज होगा सुन के कि इनकी वाइफ का नाम जोधा था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अकबर की बहू का नाम जोधा था। सो जोधाबाई, या जगत गुसैन भी इनका नाम, जगत गुसैन भी कहते हैं। जगत गुसैन भी इनकी वाइफ को बोला जाता है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम अब नेक्स्ट जो बात करें कि इनके राज्य में क्या खास हुआ था, क्योंकि हम मुगल के सारे एम्परर्स के बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं, सिर्फ 6 के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इनके राज्य में जो सबसे अच्छी बात हुई थी, इनके राज्य को गोल्डन पीरियड ऑफ मुगल कहा जाता है। तो गोल्डन पीरियड ऑफ मुगल, दैट इज जहांगीर। अब क्यों कहा जाता है इनके जब पीरियड था इस मुगल पीरियड में बहुत सारे पेंटिंग्स को इन्होंने सपोर्ट किया। ही वॉज द ग्रेट लवर ऑफ पेंटिंग्स, तो उन्होंने पेंटिंग्स बहुत सपोर्ट किया, इसलिए उनके टाइम पे पेंटिंग्स को बहुत वो मिला, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज़ जो बहुत चीज़ कहते हैं खास थी इनके बारे में, वो ये था कि ये बहुत ज़्यादा लवर ऑफ जस्टिस। अगर आपने कभी सुना हो कि बाहर एक घंटा बंधा हुआ था और कोई भी आके उन्होंने ये कह रखा था कि किसी को भी रात के 2 बजे भी अगर उसको लगता है कि उसको न्याय चाहिए तो उसको किसी दरबारी से किसी से पूछने की और किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। वो आके अगर उस घंटी को बजाएगा तो मैं खुद आके उसको न्याय दूंगा। तो इसीलिए इसको गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है। उसके और कोई वॉर भी नहीं हुए, ठीक है। जो खास बात मैं आपको इनके राज्यकाल की बताऊंगी वो ये थी, इसको थोड़ा सा हम नेगेटिव भी कुछ लोग लेके चले जाते हैं, और वो ये थी कि इन्हीं के राज्यकाल में फर्स्ट टाइम फॉरेन ट्रेडर्स आए थे, ठीक है। फॉरेन ट्रेडर्स जो थे फर्स्ट टाइम इन्हीं के राज्य में आए थे। तो फर्स्ट ब्रिटिशर्स जो था जिसका नाम था विलियम हॉकिंस, कैप्टन विलियम हॉकिंस। चीज़ें बेटा आप लोगों को याद करने के लिए, हॉकिंस प्रेशर कुकर है तो इस टाइप की चीज़ें, ये क्वेश्चन बहुत आता है
क्योंकि ऐसा कुछ बहुत, या तो ईयर, फादर नेम, मदर नेम के अलावा अगर कुछ जहांगीर की टाइम पीरियड में है तो वो ये है कि कैप्टन विलियम हॉकिंस एज अ ट्रेडर, फॉरेन ट्रेडर यहाँ पे आया था। उसके बाद सेकंड ही केम इन 1608, ठीक है, 1608 में आया था वो यहाँ पे। उसके बाद हम अगर दूसरे की बात करते हैं, सर थॉमस रॉ, सर थॉमस रॉ, ठीक है, सर थॉमस रॉ, वो जो आया था वो सेम 1615 एडी में जहांगीर की टाइम पीरियड में आया था। तो ये जो दो चीज़ें हैं आपको जहांगीर के बारे में, एक तो गोल्डन पीरियड हम मुगल इसलिए कहते हैं कि ये पेंटिंग के लिए बहुत फेमस थे, और दूसरा ये लवर ऑफ जस्टिस थे। अगर हम बात करें दो ब्रिटिशर्स जो या फॉरेन लोग आए थे जो यहाँ पे बिजनेस करने के लिए, तो कैप्टन विलियम हॉकिंस और सर थॉमस रॉ, और इससे ज़्यादा आपको और कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये रहा आपका जहांगीर। अब हम नेक्स्ट रूलर के बारे में बात करेंगे, वो थे शाहजहां। शाहजहां, अभी हमने क्या देखा कि ये 1605 से लेके 1627, तो यानी कि इनकी जो डेथ है वो 1627 में हो गई। उसके बाद 1627 से लेके राजा बनने का पीरियड है ये इनका, 1627 से लेके 1658 तक का पीरियड जो था वो माना जाता है शाहजहां का, ठीक है। जो शाहजहां थे उनको बचपन में इनका नाम, जैसे इनका नाम सलीम था, इनका नाम खुर्रम था, ठीक है। तो आपको याद रखना है खुर्रम। और खुर्रम जो है या शाहजहां जो है, जो बचपन में जिसका नाम खुर्रम था, शाहजहां बर्थ जो है इनका, बर्थ रहा है इनका 1592, कहाँ पे हुआ? लाहौर में हुआ, ठीक है। हमने देखा जहांगीर का कहाँ हुआ था? फतेहपुर सीकरी में, क्योंकि उनके फादर ने उन्हीं के लिए वो शिफ्ट की थी। उसके बाद इनके फादर का नाम, अगर आप ये सीक्वेंस याद कर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आने वाली है। तो फादर जो थे वो जहांगीर थे, ठीक है। मदर, मदर कौन थी? अगर हम इनकी मदर की बात करें तो जोधाबाई, ठीक है, जोधाबाई। उसके अलावा अगर हम कहें कि इनके राज्य में जो बहुत कुछ खास है तो वो ये है कि इन्होंने ताजमहल बनवाया था। आर्किटेक्ट के लिए बहुत फेमस थे। शाहजहां ने दिल्ली का किला भी बनवाया है लाल। सो इन्होंने आर्किटेक्चर में इन्होंने ही मेड ताजमहल। कहाँ पे है ये? आगरा में, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन आता है एनटीएससी में। और दूसरा रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली, ठीक है बेटा। और ऐसा कुछ भी नहीं था जो हमें इनके उसके लिए याद करना है, ठीक है। ये लाहौर पाकिस्तान में जन्म हुआ, फादर नेम जहांगीर, मदर नेम जोधाबाई, और जो बहुत फेमस चीज़ थी वो ताजमहल और रेड फोर्ट। इनकी जो वाइफ थी वो आपको पता है मुमताज़ महल के नाम से, जिनका नाम अंजुमन बानो नाम था इनकी वाइफ का। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द शाहजहां। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे शाहजहां के से आगे औरंगजेब की। सो नेक्स्ट रूलर वाज औरंगजेब। औरंगजेब का जो टाइम पीरियड था वो था 1627 से लेके 1658, ठीक है। औरंगजेब का जो टाइम था वो 1658 से लेके 1707 था, ठीक है। पर आपको ये ध्यान रखना है कि ज़्यादातर ये जितने भी हुए हैं, अब इन
सारे मुगल एम्परर्स की डेथ के बाद ही उनके बेटों ने राज्य को संभाला था, वो वहाँ के एम्परर्स बने थे। एक औरंगजेब अकेले ऐसे मुगल एम्परर थे जो अपने पिता के जिंदा रहते ही वो वहाँ के एम्परर बन गए। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से रखना है और क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है जब वो NTSC में आएगा कि ऐसा क्योंकि उन्होंने शाहजहां को आगरा के किले में बंद कर दिया था, प्रिजन में रहे थे, वो अपने ही बेटे के जेल में रहे थे, एक तरीके से उन्होंने उनको कैद में कर दिया था, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके जो पिता हैं वो क्या कर रहे हैं, सारा का सारा जो पैसा है इस तरीके से आर्किटेक्चर में सारी बिल्डिंग्स बनाने में पैसा खर्च कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा नहीं है, इसलिए वो औरंगजेब जो है वो उन्होंने उनको जेल में। तो अब हम इनकी बर्थ की बात करें तो औरंगजेब की बर्थ की बात करें तो बर्थ 1618 में, ऑफ कोर्स कहाँ हुआ, मालवा, प्लेट्यूज वाले एरियाज में, ठीक है। सो मालवा में, और ये इनके ज़्यादातर ऐसा होता था कि राजाओं के बड़े जो बेटे होते थे वही राजा बनते थे। औरंगजेब अपने पिता की दूसरे औलाद थे जो बेटे बने, उनसे बड़ा दारा शिकोह नाम का उनका एक भाई था जिसको उन्होंने खुद ही मार दिया था ताकि वो खुद राजा बन सके। सो बर्थ इन मालवा 1618, ठीक है। फादर वॉज, जो इनके फादर थे ऑफ कोर्स शाहजहां, ठीक है। मदर, अभी हम बात कर रहे थे मदर इनकी कौन थी, मुमताज महल। अंजुमन बानो भी नाम कहा जाता है इनका। जो बहुत खास बात है इनके बारे में वो ये थी कि इनको टाइटल मिला था आलमगीर का, ठीक है, आलमगीर। और ऐसा कुछ औरंगजेब को खास तौर से इसलिए याद किया जाता है कि ये जो टाइम पीरियड था, औरंगजेब का जो टाइम पीरियड था 1658 से, तब सिख धर्म अपने चरम सीमा पे था। चरम सीमा पे मीन्स बहुत पॉपुलर हो रहा था उस टाइम। लेकिन औरंगजेब, इसीलिए औरंगजेब को आलमगीर के अलावा ही वॉज नॉन एज जिंदा पीर। अब जिंदा पीर का मतलब क्या हुआ, जिंदा पीर का मतलब एक ऐसा संत जो जिंदा है, यानी कि राजा की फॉर्म में भी वो एक संत है, सेंट है। कैसे, क्योंकि कहते हैं कि वो लग्जरी लाइफ को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, वो बहुत सिंपल लाइफ, ऐसा कहीं कहीं सुनने में आया है कि वो अपने लिए दिन में कोई ऐसा काम करता था जिससे वो अपने पूरे दिन के खर्चे को निकाल सके। अगर वो उससे ज़्यादा, उतने से कम कमा पाता था तो वो उससे ज़्यादा खर्च नहीं करता था कि आज मैंने इतने की कमाई की है तो मैं इतना ही अपने ऊपर खर्च करूँगा। नहीं तो आपको राजाओं की लग्जरी लाइफ के बारे में तो पता ही है, इसलिए इसको जिंदा पीर भी कहा जाता है। आलमगीर टाइटल मिला था, लेकिन इसके बारे में जो बहुत नेगेटिव जो चीज़ है वो ये है कि ये रिलीजन्स के लिए बहुत ही नेगेटिव चला गया। इसने सिखों को, सिख के गुरु जो थे उनको बार बार कईयों को कहा कि आप धर्म बदल लो। जब उन्होंने धर्म नहीं बदला तो उसने कई लोगों को मरवा दिया था। तो ये उसके बारे में खास बातें थी। उसके अलावा अगर हम इसके बारे में एक और ख़ास बताएं, आपको जजिया कर याद होगा, जजिया टैक्स जो अकबर ने हटा दिया था। ही री इंट्रोड्यूस्ड जजिया कर, ठीक है, जजिया टैक्स री इंट्रोड्यूस्ड जजिया कर। और उसके बाद अपने पिता को तो जेल में बंद कर दिया कि भाई आप तो बहुत सारा पैसा बर्बाद कर रहे हो ताजमहल जैसी चीज़ों को बनवाने के लिए, वाइफ के लिए इतना, लेकिन खुद ही अपनी वाइफ के लिए बिल्कुल ताजमहल की ही 2 कॉपी महाराष्ट्र में एक मॉन्यूमेंट बना हुआ है जिसको बोलते हैं बीबी का मकबरा। महाराष्ट्र औरंगाबाद में है ये। तो ये आपको बस इतनी सारी चीज़ें आपको याद करनी है। और मैं आपको बता दूं, इससे ज़्यादा आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। और एक लास्ट बात कि उसके बाद
बाकी जो रूलर्स हुए बिल्कुल वीक हुए। 1857 में बहादुर शाह जफर लास्ट मुगल एम्परर रहे। दैट्स इट द एंड ऑफ द मुगल एम्पायर। ठीक है, मेरे ख्याल से आप सबको बहुत अच्छे से समझ भी आया होगा और पसंद भी आई होगी वीडियो, तो लाइक करना ना भूलें। ठीक है, और कमेंट भी करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।